भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और रोचकता से भरी इस खास पेशकश संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। ये एक ऐसा मंच है जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारतीय संस्कृति के अनमोल खजाने की यात्रा पर। भारत एकता में विविधता का अद्भुत उदाहरण है। आप सब ये जानते हैं कि भारत की परंपराएं, यहाँ की कला और इतिहास इसकी आत्मा है। इस शो के जरिए हमारा उद्देश्य है कि हम उन अनसुनी कहानियों को आप तक पहुंचाएं जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज के एपिसोड में आपके लिए क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अस्त्र शस्त्रों पर आधारित है। जिस टाइम से राजे महाराजे हुए ने उसी टाइम से साडी नाल मीर आलमा दी बरादरी हुई है। नाल ही ने बड़े पुराने। We are students from all over India. We were in open camp. We had tents. चोपटा उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसमें कुल 29 परिवार रहते हैं। झलकियों को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। चलिए अब चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों की ओर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि बीते दिनों कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिनमें IGNCA की भागीदारी रही। तो पेश है आज की सुर्खियां। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में एक दुर्लभ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अस्त्र शस्त्रों पर आधारित है। ये शस्त्र प्रदर्शनी मराठा शासक की राजनीतिक सूझबूझ और उनकी सेवा करने वाले कुशल शस्त्रकारों के समर्पण को श्रद्धांजलि है। ऐतिहासिक शस्त्रों, कवच और आग्नेयास्त्रों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करते हुए ये प्रदर्शनी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंश की सैन्य विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। प्रदर्शनी का आयोजन पुणे के कोर हेरिटेज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया गया है। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक न सिर्फ भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि स्वदेशी सैन्य तकनीकों के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रदर्शनी में तलवार, खंजर, कवच, हेलमेट, ढाल, तोप और आग्नेयास्त्र समेत शिवाजी महाराज के शासनकाल के कई प्रकार के महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र शामिल किए गए हैं। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर शुरू हुई ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की दर्शनम गैलरी में 30 अक्टूबर तक चलेगी। नई दिल्ली में कला, शिक्षा और मीडिया विषय पर आधारित एक ज्ञानवर्धन व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत की कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर भरत गुप्त ने भारतीय कला की अवधारणा पर विस्तार से बातचीत की। पुरानी कला जिसके बारे में कुछ श्रेष्ठ विचार हुआ है, गंभीर विचार हुआ है और जिसका यही अभिप्राय है।
इधर से बात उधर, अभिनय कह लें जैसे। अब अभिनय की भी डेफिनेशन क्या है? यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः। जिसको आप एक्टिंग कहते हैं तो वो, ये तो अंग्रेजी का शब्द है ना, एक्टिंग। लेकिन अभिनय की जो व्याख्या है, यस्मात् प्रयोगम नयते, कि जो मेरी बात, मेरे प्रयोग, मेरे अभिव्यक्ति को, मेरे चलने फिरने को आप तक ले जाता है, उसके अर्थ को, वो अभिनय है। व्याख्यान के बाद एक संवादात्मक सत्र हुआ जिसमें श्रोताओं ने विषय से जुड़े कई प्रश्न पूछे और डॉक्टर भरत गुप्त ने श्रोताओं की जिज्ञासा का समाधान किया। तमिलनाडु के करूर में 2 दिवसीय शिलालेख कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्याख्यान, प्रस्तुतियां और इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किए गए। इसके साथ ही पुगाजी हिल की यात्रा पर प्रतिभागियों ने पहली शताब्दी के जैन शिलालेख को पढ़ने का अभ्यास किया। कार्यक्रम में प्राचीन लिपि लेखन, विरासत शिलालेख, गुफाओं और रॉक कला की यात्रा को भी शामिल किया गया था। प्राचीन इतिहास में पुरातत्व और पुरालेख विशेषज्ञ फौसिया आई भी इस कार्यशाला का हिस्सा रहीं। बेंगलुरु में 2 दिवसीय सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु और बेंगलुरु दशहरा उत्सव फाउंडेशन ने किया। ये रंगारंग नृत्य कार्यक्रम कुनियोनु बारा कन्नड़ कोलाटा के जरिए प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा से भरे कोलाटा नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कर्नाटक की समृद्ध परंपरा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। संगीत शब्द सुनते ही मन में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, और बात अगर शास्त्रीय संगीत की हो तो फिर तो कहने ही क्या। शास्त्रीय संगीत भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसकी विशिष्ट पहचान है। युवा पीढ़ी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सांस्कृतिक प्रस्तुति में आज सुनिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे को। ख्याल गायकी और ठुमरी में इन्हें महारत हासिल है। इनकी आवाज में ऐसी मिठास और कलात्मकता है जो सुनने वालों को अभिभूत कर देती है। आइए सुनते हैं इनको।
तो अभी आपने सुना विदुषी अश्विनी भिड़े देशपांडे को। यकीनन उनके सुरों ने आपको अनूठी अनुभूति कराई होगी। अब बात फिल्मों की कर लेते हैं। फिल्मों के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू होते हैं। सिने सर्कल सेगमेंट में आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं भारतीय संस्कृति के एक और अनूठे पहलू से। आपने कभी मिरासन समुदाय के बारे में सुना है? पंजाब के लोकगीतों की समृद्ध परंपरा में मिरासन समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। मिरासन महिलाएं पीढ़ियों से शादी, त्योहार और अन्य सामाजिक अवसरों पर लोकगीत गाकर सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। उनके गीतों में पंजाबी समाज की मान्यताएं, प्रेम, दुख और संघर्ष के विभिन्न पहलुओं का जीवंत चित्र देखने को मिलता है। मिरासन समुदाय की गायकी में सादगी और गहरी भावनाएं होती हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। इनकी लोक धुनें न सिर्फ पंजाब की बल्कि भारतीय लोकगीत की धरोहर हैं जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। तो आज सिने सर्कल सेगमेंट में देखिए इसी मिरासन समुदाय पर आधारित फिल्म मिरासन्स ऑफ पंजाब, बॉर्न टू सिंग। बनो तेनू मैं दिलावन आया। In 1998, I read about Sugra and Bhagi in a newspaper article. They were the last of the Mirasans living in the old part of the city of Patiala. Mirasans are women of the Mirasi community who sing songs for their patrons on life cycle rituals. Also known as Meeralams, the Mirasis are skilled musicians and genealogists. ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ सब मतलब पुराने। ओढ़ कर पहना ने सेहरे की बलाएं ले ली, आज बांधेगा मेरा राज दुलारा, सेहरा आज बांधेगा मेरा राज दुलारा। The Maharajas of Patiala have been known for their patronage towards music and other arts. Bade Ghulam Ali Khan, the dawn of vocal music, brought glory to the Patiala Gharana. But there existed a lesser known tradition of music, a world full of songs that unfolded in the inner chambers of these palatial buildings, a world inhabited by women. This is what I had come looking for. ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਕਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਰਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। On behalf of their patrons, Sidhu and Meera send out invitations, give messages and distribute sweets. The practice of singing songs that was so intrinsic to their work is slowly fading away. So is the skill of matchmaking. The time of death when the Mirasans are called upon to perform the Siapa, songs that accompany the death rituals. ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਹਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਬਸ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਣ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ। गुल गो कल गुल हल हो प्यारी, गुल बनती गुल नार सिदारी, सदा सुहाग रहे बनरी दा। पर वो चंगा नहीं समझते। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਟ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। सांभलिया दे नैन सलोने बेबन्या, सांभलिया दे नैन सलोने बेबन्या, गोरिया करन अदाई वे गोरिया करन अदाई बेजगा रंगे तेनू मेरा हाकमा मना रैया तेनू गोरे मुख पर। अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट यानी विशेष साक्षात्कार की ओर। इसमें हम आपको मिलवा रहे हैं एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ से। संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। तानपुरा, वायलिन, गिटार, सरोद, पियानो, हारमोनियम, अकॉर्डियन, बांसुरी जैसे अनेक वाद्य यंत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनके बिना हम संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक सुरीला वाद्य यंत्र है पियानो अकॉर्डियन। विशेष साक्षात्कार हमारे इस सेगमेंट में आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवा रहे हैं जो पियानो अकॉर्डियन के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। उनका नाम है इनॉक डेनियल्स, जिन्हें प्यार से हम डैनी भी कहते हैं। कई दशक लंबे अपने संगीत के सफर में इन्होंने कई प्रसिद्ध गायकों और संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रसिद्ध पियानो अकॉर्डियन प्लेयर इनॉक डेनियल्स के साथ हुई खास बातचीत के अंश। You started playing accordion somewhere at your age of around 12-13? No, accordion I started very late. Wait, acha, okay. Piano you started? I must be about 18, 19 when I was doing my intermediate. Right. So there she asked me about Irish tune. I knew some. So I played and she said, exactly, I want this only. We were doing the Charlie's Aunt play. And she would require Irish background. Played those tunes on piano or what? No, accordion, baby accordion. Okay, baby accordion. I had only that. It was a very small accordion, just 24 bass. So because of that, I could join the troupe to go to Delhi. After going to Delhi, you can imagine the life of students, where students from all over India, we were in open camp. We had tents. So every evening we used to assemble together and talk with each other as to what you are going to do in future, what are your plans, this and that, because everybody is concerned about his future. So naturally these topics came, and when I used to say I am going to join army after graduation, one of the friends, listeners, because I used to play accordion and they used to like it very much. And he suggested to me that, you have been an economic student, you don't know the value of scarcity. So when did you actually then start playing piano? So piano I started at the age of 12 or 13. Okay. Yeah. Any instrument can be used if it is used properly. Achha. Music instruments are to produce good sound. Right. ये नहीं कि हमारे इंडियन म्यूजिक में तो ये चलेगा ही नहीं. It is wrong to think that way. Achha. Why? Because you lack imagination then. जो है इंस्ट्रूमेंट उसका अपने संगीत में कैसे यूज करना ये मालूम होना चाहिए. बिल्कुल. It is like तो that. ये पियानो पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी बजा है? बजा ऐसे नहीं बोल सकते पर बजा सकते हैं. अच्छा. तो आप It will sound like it is piano solo. जी. और अकम्पनीमेंट में तो यूज किया है बहुत. अच्छा. सब अपने इंडियन क्लासिकल गाने हैं सब है. अच्छा. इसमें भी पियानो तो यूज मसलन कौन से कोई एक आध दो गाना आपको याद हो? नहीं, वैसे मैं आपको इंडियन स्टाइल का गाना पियानो पे बजा के एक्सप्लेन कर सकता हूँ. दैट विल बी अ ग्रेट थिंग सर. ओके, आई विल डू दैट. उस जमाने में शंकर जयकिशन के गाने आने लगे थे. दे वर वेरी पॉपुलर. तो वी यूज्ड टू आस्क सोलो सिंगर्स कि कौन से गाने आप गाना गाते हैं.
that you want to sing. So most of them were selecting Shankar Jaikishan songs. अब उसमें अकॉर्डियन था तो बजाने वाला कोई नहीं. Fantastic. तब luckily my classmate, one Sindhi classmate, he said, अरे हमारे घर में एक बेबी अकॉर्डियन पड़ा है, तू ट्राई कर. So willingly I went and tried it, and it so happened that we became great friends, his family, and I used to be there every Saturday, Sunday. His father used to come from Bombay. We used to have musical night on Saturday and all that. Wow. And that's how I picked up the accordion from their house. And he happened to be a film distributor. Oh. And he was the person who said, if you decide to come to Bombay, I will introduce you to some people whom I know. तो एस.डी. बर्मन की पहली मुलाकात उन्होंने करवाई थी. अच्छा, what was his name by the way? Huh? What was his name? Mr. Parmanand. Mr. Parmanand. Yeah. So it was film Madbare ne, no? Yeah, society. Film Society. Society. First. अच्छा अच्छा. There is one beautiful Lata उन्होंने song. सुना मेरे को ऑडिशन में ऐसा, और within 3 days he called me. एस.डी. बर्मन. रिकॉर्डिंग. Right. और जब रिकॉर्डिंग में गया तो मेरे आउट ऑफ द बंच ऑफ म्यूजिशियंस, सब स्ट्रेंजर्स, दे वर लुकिंग एट मी, आई एम न्यू कमर. फिर भी उसमें से 5-6 ऐसे जो मेरे दोस्त बन गए. भारत को गांव का देश कहा जाता है. राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे. सचमुच भारत के गांव की तो बात ही निराली है. इसीलिए संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में हम आपको देश के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और वहां की परंपरा के दर्शन करवाते हैं. मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस मिशन का उद्देश्य देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि गांव की अनुपम सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके. तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के एक अनूठे गांव चोपता की यात्रा पर. चोपता उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसमें कुल 29 परिवार रहते हैं. चोपता एक सुरमई हैमलेट है, जो उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी प्रसिद्ध है. चोपता क्षेत्र विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, जो कई रोडोडेंड्रॉन और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है. चोपता पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है. यहाँ पक्षियों की 240 से अधिक प्रजातियां देख सकते हैं, जिनमें देसी और प्रवासी प्रजातियां और हिमालयी पक्षी प्रजातियां शामिल हैं. चोपता घने जंगल से घिरा हुआ है और हिमाच्छादित हिमालय पर्वतमाला और हरे भरे घास के मैदानों का राजसी दृश्य प्रस्तुत करता है. चोपता भारत के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर का आधार बिंदु है. तुंगनाथ पर्वत मंदाकिनी और अलकनंदा नदी घाटियों का निर्माण करते हैं. ये 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चंद्रशिला की चोटी से ठीक नीचे है. ये तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर सम्मेलन के लिए ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु भी है. तुंगनाथ मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है और उत्तराखंड में स्थित 5 पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा है. इस क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीने के दौरान चोपता भी एक लोकप्रिय गंतव्य है. तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला दिसंबर से मार्च तक बर्फ में ढके रहते हैं. तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, पर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने सुझाव हमें लिख कर भेजिए. हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है. आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की बहुरंगी संस्कृति से.
फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।